गरिमा जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगी। आपकी बहुत सारी लेखनी मैं यहाँ पर देख रही थी, पढ़ रही थी। अलग अलग हिस्सों में भी उसको बांध कर मैंने संजोने की कोशिश की। स्त्रीवादी लेखिका के तौर पर आपने बहुत बड़ी पहचान बनाई, तो इसका संदेश किस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहेंगी? आज के साहित्य आज तक के इस मंच से क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कि इतिहास को दोबारा लिखे जाने की ज़रूरत है, और इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो हमें कोई वर्चस्ववादी ताकत लिख करके देती है। दरअसल इतिहास उनका भी होता है जो हार जाते हैं युद्धों में, बिल्कुल, और जिनके बारे में कोई जान नहीं पाता। इसलिए मैं अपना काम एक मिशन के तहत कर रही हूँ, और कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में पूरे विश्व में जहाँ भी युद्ध होते हैं, जहाँ भी संघर्ष होते हैं, वहाँ पर स्त्रियों और बच्चों की स्थिति खास करके कितनी दारुण हो जाती है, इसके बारे में इतिहास चुप है। और इस विषय पर मैं इस आज तक के मंच पर कहना चाहूँगी कि इतना कम काम हुआ है, खास करके उपन्यासों के क्षेत्र में, खास करके हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर तो कभी विश्व युद्ध हुए नहीं, और हुए नहीं इसलिए यहाँ पर स्त्रियों का और बच्चों की जो नैरेटिव्स हैं वो भी ठीक उसी ढंग से सामने नहीं आए, उसके बारे में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये उपन्यास है जो कि ऑश्विट्ज़ एक प्रेम कथा, और ये युद्ध और संघर्ष और साथ में स्त्री के प्रेम और स्वाभिमान की गाथा है। इससे पहले मैंने एक यात्रा डायरी लिखी थी जिसका नाम था देही देश, और आप ही के मंच पर आज तक पर वो लॉन्च हुआ था और उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और मैं ऐसी स्त्रियों के बारे में लिखना चाहती हूँ जिनका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं लेता, लेकिन वे होती हैं अपने पूरे वजूद के साथ। क्या बात कही आपने, बहुत शानदार, बहुत खूब। आपने अपने उपन्यास का जिक्र किया जिसमें एक स्त्री की प्रेम कथा है, और स्त्री जब प्रेम करती है तो भावनाओं का गुबार होता है, और अगर उसमें टूटती है तो वो भी कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं, इसको शब्दों में बांध पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर दो चार लाइनों में आपने ये जो लेखनी इस पुस्तक में चलाई है एक स्त्री की प्रेम कथा के तौर पर, उसके बारे में आप कुछ बता पाएँ तो? इसमें एक लड़की है जिसका नाम प्रतीति सेन है। वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में रिसर्च करती है, और वो एक ऐसी नानी की नातिन है जिसके पिता का कोई मालूम नहीं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान जो लड़कियां, जो औरतें शोषण का शिकार हुईं, तरह तरह के यौन शोषण का शिकार हुईं, उन औरतों के बारे में इतिहास, सिर्फ बांग्लादेश का इतिहास उनको वीरांगना कहता है, और उनके बारे में उन्होंने स्मारक बना दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन औरतों को उनके परिवारों ने घर में वापस, अपने परिवार में वापस नहीं लिया, क्योंकि वो औरतें थीं और झूठी हो गई थीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रहमाना खातून जो कि पहले हिंदू थी, वो एक मुक्ति युद्ध के दौरान कलकत्ता से आती हैं अपने पति के साथ, अपनी 13 साल की बेटी के साथ हसनपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ जी। और यहाँ पर उनके रिश्तेदारों के घर पर हमला हो जाता है, और नतीजा ये होता है कि पति को मारकर भगा दिया जाता है और स्त्री के साथ यौन हिंसा होती। वो भाग जाती हैं और 7 दिन तक भूखे प्यासे एक तालाब के किनारे झाड़ियों में छिपी रहती हैं। वहाँ से उन झाड़ियों में से उस औरत को बचाने का काम एक मौलवी साहब करते हैं, और मौलवी साहब की ये शर्त है कि वो उनकी 8वीं बीवी बन जाए।
रमाना खातून के पास धर्म परिवर्तन करने और उनकी 8वीं बीवी बनने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो अपनी खोई हुई बेटी को, टिया को, ढूंढना चाहती हैं। और फिर ये उपन्यास फ्लैशबैक में चलता है कि टिया, जिसका बलात्कार मुक्ति सेना के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कैंपों में हुआ था, उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है टिया की, और वो समझ नहीं पाती कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। एक मुट्ठी भात और स्त्री का शरीर बराबर। स्त्री का शरीर कितना सस्ता है और स्त्री के शरीर के साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या है, मेरे उपन्यास का ये विषय। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और किसी भी दौर को उठाकर देख लें, युद्ध के तमाम नियम वाले जो किताब भी आप पढ़ेंगे और इतिहास में भी जाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर युद्ध में स्त्रियों के साथ बर्बरता की कितनी ही कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी, और हमें इतिहास उठाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में हम सब ने देखा था, इजराइल में जब हमास ने आक्रमण किया तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया था। तो यकीनन आपकी जो किताब है वो मील का पत्थर साबित होगी। तब मैं आ जाती हैं त्रिपुराणी शरण जी आपके पास। आप सूचना आयुक्त बिहार के हैं, माधोपुर का घर, नाम ही इतना प्यारा है। इसके बारे में क्या बताएंगे आप, और उपन्यास और इतिहास के क्या सबक, कैसे इसको लेकर आगे बढ़ें, क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, आपके शब्दों में अगर हम समझना चाहें सर। देखिए, पहली बात तो मैं अपनी टिप्पणी ये कहना चाहूँगा कि ये उपन्यास और इतिहास के सबक थोड़ा अलग हो गया, एग्जैजरेटेड लगता है ना। वो साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत संतुलित ये शीर्षक नहीं लगता है, मेरा ये अपना मानना। लेकिन खैर, जब आपने ये शीर्षक रख ही दिया है और आप माधोपुर का घर के बारे में पूछ रही हैं, तो सबसे पहला सुझाव तो ये होगा कि उसको पढ़ के देखिए। और अगर सबक के बारे में आप पूछ रही हैं, इतिहास के सबक, तो मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि देखिए, माधोपुर का घर उपन्यास जो है कुछ मायनों में अपने आप में वो अनन्य है जी, यूनिकनेस है उसकी। मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य में बहुत कम ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ कि मानव और जीव के संबंध पर विवेचना की गई है या उस पर कुछ लिखा गया है। पाश्चात्य साहित्य में ऐसे बहुत दृष्टांत मिलेंगे आपको, लेकिन मैं हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ। मैं भारत के साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य में बहुत कम दृष्टांत मैंने जो देखा है। अब वैसे तो प्रेमचंद की कथा है, दो बैलों की कथा, वो है ही, लेकिन बहुत कम ऐसे दृष्टांत हैं। तो मैंने तो अपने पूरे कथानक के केंद्र में एक श्वान को, एक मादा श्वान को रखकर ये उपन्यास लिखा है। और इसकी जो बुनावट है, इसकी जो संरचना है, वो कुछ अलग है आम उपन्यासों से। तो खैर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो माधोपुर का घर, पहली बात तो एक रूपक है। माधोपुर कोई गांव का नाम नहीं है, काल्पनिक नाम है, वो रूपक है। इट इज़ अ मेटाफॉर। और घर भी रूपक है। घर की अवधारणा क्या होती है? घर हम किसको कहते हैं? जहाँ हम रोज़ सोने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, सिर्फ वही घर है या उसका कोई भावनात्मक धरातल अपना अलग होता है? तो इन सब विषयों पर वो चर्चा करता है। लेकिन जो आपने कहा इतिहास के सबक, तो इसके मूल में विस्थापन की बात है ना। भावनात्मक विस्थापन, भौतिक विस्थापन, आर्थिक विस्थापन, ये विस्थापन उसके मूल में, उपन्यास के मूल में है। तो अब ये विस्थापन क्यों होता है? अगर आप पढ़ेंगी माधोपुर का घर तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो हमारे इस देश में ही, जिसको अनइवन डेवलपमेंट कहते हैं, कहीं एक किस्म का विकास हुआ, दूसरी जगह अंडर डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट है, जिसके कारण मैं मजबूर हूँ, अगर मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो मेरा बेटा वो नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर जाएगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो
ये विस्थापन के कई सारे सूत्र को इसमें हमने उसके ऊपर विवेचना करने की कोशिश की है। और तीसरी बात, अगर आप इतिहास के सबक की बात ही कह रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जीवन जो है वो तो बहुत सारी नाटकीय घटनाओं का जमा नहीं है। जीवन बहुत छोटे छोटे सूत्रों में आगे बढ़ता है, उनका जमा है। नाटकीय घटनाओं का, नाटकीय दृष्टांतों का जमा नहीं है। तो उस तरीके से अगर हम जीवन को देखें, उसकी विवेचना करें और उसके स्तर पर हम अपना संबंध मनुष्य के दायरे से बाहर ले जाएं। बिल्कुल। देखिए, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो एक बड़ी प्रसिद्ध हुई थी किताब, उसका नाम था ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। रॉबर्ट पिर्सिक करके बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए। तो उसमें पूरा का पूरा उस किताब का जो मूल है वो ये है कि वो जो आदमी जिसकी वो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल से उसका इतना लगाव है, उसके कल पुर्जे, तो उसको मतलब एक बाप अपने बेटे को जिस तरीके से परवरिश देता है वो उस तरीके से उसको देता है। तो वो लगाव और अलगाव, ये दोनों जो बिंदु हमारे जीवन में हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इनके बीच के सूत्र को समझना किसी आम मनुष्य के वश की बात नहीं है। अगर आप इसको समझ लेंगी तो आपके जीवन का संतुलन ज़रूर एक मध्य बिंदु पर आकर रुकेगा। अगर नहीं समझती हैं तो बराबर वो डोलता रहेगा। तो इसी को अगर विस्तारित फलक पर देखेंगी तो एक ये भी सबक है इतिहास का। बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूँ सीधे आपके पास भगवान दास मोरवाल जी। मैं देख रही थी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सामाजिक व्यवहारिकता के धरातल पर आपकी किताबों में, पुस्तकों का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतिहास को उपन्यास में कैसे ढाला जा सकता है, अगर आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उसको गढ़ पाएँ। ये विषय का मैं अगर कहूँ कि मैं कोई इतिहासकार नहीं, पहली बात तो मैं क्षमा चाहूँगी इस बात के लिए, लेकिन बावजूद इसके मैंने एक उपन्यास लिखा जिसकी आपने सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की, उससे इतर उस उपन्यास का शीर्षक था खानज़ादा, और इसमें लगभग 450 साल का समय है। जिस वक्त मैं इस उपन्यास लिखने के बारे में सोच रहा था, मैंने, आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम जो विषय चुनते हैं, जो उपन्यास का विषय चुनते हैं, क्या वो एक झटके में पैदा होता है क्या? ऐसा नहीं है। दरअसल इसका कारण यह है कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं वो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल। मुश्किल से 40, मैंने सोहना के बाद वो इलाका शुरू हो जाता है और उसका नाम मेवात है। और मैं समझता हूं कि मेवात का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं कि अरे आप मेवात के हैं। उसी मेवात का हूं जिसका कि अभी इसी साल 31 जुलाई जब प्रेमचंद जी का जन्मदिन था, और वहाँ एक बहुत बड़ा, एक सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत बड़ा, मतलब कुछ भी कहिए, फसाद कहिए, जो भी हुआ, उस वक्त जब ये सब कुछ प्रकरण चल रहा था तो मेरे पास बहुत से मित्रों के फ़ोन आए, अखबारों के लोगों के फ़ोन आए कि भाई आप, क्योंकि लेखक हैं, एक संवेदनशील लेखक है, यानी लेखक को संवेदनशील माना जाता है, और आपने मेवात पर, जैसे मेरा पहला उपन्यास काला पहाड़, जिसको कि मुझे उसी के नाम से जाना जाता है, वो उसी पृष्ठभूमि पर है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो आप बताइए ये क्या है? तो उस वक्त जब ये मेवात में ये मामला चल रहा था तो मेरे 2-3 उपन्यासों का बार बार जिक्र हो रहा था कि अगर मेवात को समझना है तो काला पहाड़ और इनका खानज़ादा पढ़िए। खानज़ादा चूंकि विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है, ये ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है जी। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। और इसके लिखने की जो मुझे प्रेरणा कहिए, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि मेवात के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष पर मैंने लिखा। मेरे मन में इस मेवात के एक नायक की छवि थी जिसका नाम हसन खां मेवाती था। पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं हसन खां मेवाती के बारे में। ये वही हसन खां मेवाती था जब 1526 का बाबर के साथ, राणा सांगा का युद्ध, इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध हुआ था,
उस युद्ध में हसन खां मेवाती के पिता बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वही हसन खां मेवाती था जब 1 साल बाद खानवा का युद्ध उसी बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ था, और बाबर ने हसन खां मेवाती को ये पेशकश भेजी थी कि तुम्हें हम मजहबी होने के नाते राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करना चाहिए, और उस हसन खां मेवाती ने उसको मना कर दिया था कि नहीं, मैं किसी आतताई के साथ नहीं लूँगा। ये एक छोटा सा मान था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं हसन खां मेवाती पर लिखना चाह रहा था, लेकिन उसके बारे में कुल मिलाकर ये था कि 1526 का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ था, और 1 साल बाद 1527 का खानवा का युद्ध था। उस खानवा के युद्ध में वो मारा जाता है। अब इस उपन्यास को इसको लिखने के लिए ये मूल थे जो हसन खां मेवाती थे, वो खानजादा थे। खानजादा दरअसल एक लक़ब है, एक खिताब है जो कि उन मुसलमान राजपूतों को अमीर तैमूरलंग जिसके नाम से हम जानते हैं, उसने उसको ये खिताब दिया था खानजादा, और उसी खानजादा के वंशज हसन खां मेवाती थे। मैं जब इस पर काम करने की सोच रहा था तो बाबरनामा से लेकर, जो आपने इतिहास से सबक की बात कही, उपन्यास में कैसे ढाला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस दौर के बहुत सारी इतिहास संबंधी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। देखिए, लेखक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आपको लगता है कि जो आपने 200 पेज, 300 पेज, 350 पेज, 400 पेज की जो आप किताब देखते हैं वो बहुत आसानी से लिख दी। ऐसा नहीं है मित्रों। जब लेखक लिखता है, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा खतरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या इतिहास संबंधी उपन्यास पर लिखने पर होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ इतिहास को लेकर ज़्यादातर जो लेखन है वो नायकों पर आधारित है। शिवाजी पर मिल जाएगा, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं, नायक हैं, उन पर है। लेकिन किसी टोटलिटी में किसी इलाके को अगर आप किसी पृष्ठभूमि का अगर आप आधार बनाते हैं तो वो सबसे मुश्किल है। यानी अगर मैं बताऊं कि अगर जहां आज हम बैठे हुए साहित्य आज तक के इस आयोजन में, एक समय था जब हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, अलवर, बयाना, भरतपुर, आगरा, दिल्ली, ये पूरी पट्टी मेवात कहलाती थी। ये पूरी मेवात कहलाती थी। और जब मैं ये उपन्यास लिख रहा था तो जाहिर सी बात है खाली हसन खां मेवाती का सही काम न बनना था। उसमें उस दौर में कितने लोगों को ये पता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू बक्काल कहते हैं हम, यानी बक्काल कहते हैं जो बनिया जो साग भाजी बेचता है, उसके और शेर शाह सूरी के, यानी जिसका कि नाम हेमचंद्र का नाम वसंत राय था और क्या नाम इनका फिरोज शाह, इनका शेर शाह सूरी का यानी फरीद खां था। तो फरीद खां और हेमू का पारिवारिक संबंध था। उनके दादा इब्राहिम सूर छोटे से अफगानों में घोड़ा का व्यापारी थे, और नारनौल में आज भी उनकी कब्र है, जाकर देखिए। तो इस बीच देखिए, इतिहास से सबक यह मिलता है, एक लेखक के तौर पर और पाठक के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जो नैरेटिव्स बनाए गए हैं, जो धारणाएं बनाई गई हुई हैं जी, उन धारणाओं को आपको समझने में ये मदद मिलती है कि हम जो पढ़ रहे हैं इतिहास के नाम पर, पढ़ना तो दूर, पढ़ना तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो धारणाएं बनाई जाती है, ख़ास तौर से जो आज मोबाइल में जो ये व्हाट्सएप नाम की एक चीज़ आई है, जो चीज़ें इधर से उधर होती हैं बड़ी तेज़ी से, ये सबसे ख़तरनाक है। बिल्कुल। तो लेखन के लिए नैरेशन से काम नहीं चलता है, अवधारणाओं से काम नहीं चलता है। इतिहास संबंधी लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है उन तथ्यों को इकट्ठा करना। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखने का खतरा ये है कि अगर आपके फैक्ट्स, तथ्य ज़रा से भी इधर से उधर हुए तो आपको बहुत मजम्मत आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। बिल्कुल।